लालू को ना, मोदी जी की जीत। हाँ। मेरी जो ताकत है वो मोदी नहीं है, 140 करोड़ देशवासी। क्या आपको याद है 1 जनवरी 2025 की वो सुबह जब हमने एक नए साल की उम्मीद में अपनी आंखें खोली थी? पर क्या हमें तब पता था कि ये साल हमें महाकुंभ की वो भारी भीड़ भी दिखाएगा और ऑपरेशन सिंदूर की वो गूंज भी? 2025 भारत के लिए सिर्फ एक कैलेंडर का पन्ना नहीं था, ये एक रोलर कोस्टर राइड थी। कहीं हमने स्पोर्ट्स में बरसों का इंतजार खत्म होते देखा, तो कहीं अयोध्या में लहराती धर्म ध्वजा ने पूरे देश को इमोशनल कर दिया। कभी हमने चुनावी रंग देखे, तो कहीं अंतरिक्ष में तिरंगे की चमक भी देखी। आप जो गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? जी प्रधानमंत्री। आज के इस वीडियो में चलिए पलटते हैं 2025 की डायरी के वो पन्ने जिन्होंने हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर दोनों को बदल के रख दिया। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं नो द नेशन गरिमा के साथ। अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साल खत्म होने वाला है, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। इस साल की शुरुआत दिल्ली विधानसभा चुनाव की हलचल से हुई। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। इन चुनावों में बीजेपी शुरू से ही आम आदमी पार्टी पर भारी दिख रही थी। वोटिंग तो फरवरी में होनी थी, लेकिन हमसे बातचीत में दिल्ली वालों ने जनवरी में ही बीजेपी की सरकार बना दी थी। जनवरी में ही पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया। सोनमर्ग सुरंग ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में गगनगीर और सोनमर्ग के बीच यात्रा के समय को घटाकर मात्र 20-25 मिनट कर दिया। फरवरी महीने में शुरुआत में प्रयागराज में लगा महाकुंभ अपने पीक पर था। 5 फरवरी को पीएम मोदी ने भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। दुनिया का ये सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चला। 45 दिनों तक चले इस महाकुंभ में देश विदेश से 66 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हुए और इस संगम में आस्था की डुबकी लगाई। फरवरी महीने में ही बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद अपनी वापसी की। 8 फरवरी को जब दिल्ली चुनाव के नतीजे आए तो खुद को दिल्ली का भगवान समझने वाले जो लोग थे वो मिट्टी में मिल चुके थे। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से दिल्ली में जीत हासिल की। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। फरवरी महीने में संसद में पेश हुए बजट में मोदी सरकार ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देते हुए टैक्स की लिमिट को 12 लाख कर दिया। यानी कि 12 लाख की जिसकी एनुअल इनकम है, जो मिडिल क्लास है, उसको अब कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। और इस फैसले से देश का मिडिल क्लास खुशी से झूम उठा। लोगों पर टैक्स का बोझ कम हुआ तो आमदनी बढ़ी, लाइफस्टाइल में सुधार हुआ। जिसकी इनकम 12 लाख की उसको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, तो ये बजट तो मिडिल क्लास के लिए है ही ना। भारत ने मार्च 2025 की शुरुआत विश्व विजय से की। दुबई में हुए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। अप्रैल महीने की शुरुआत में ही भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की जब वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया। इस बदलाव के साथ ही ये कानून बन गया कि अब वक्फ बोर्ड अपनी मर्जी से किसी की भी प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित नहीं कर पाएगा। इस कानून के तहत अब वक्फ से जुड़े विवादों को हाई कोर्ट में चुनौती भी दी जा सकती है। अप्रैल में ही पीएम मोदी ने रामेश्वरम में पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया। ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। रामेश्वरम को मेनलैंड से जोड़ने वाला पंबन रेलवे ब्रिज भारतीय इंजीनियरिंग का एक शानदार एग्जाम्पल है। अप्रैल में ही भारत की खुफिया एजेंसियों को एक कामयाबी मिली और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को फाइनली भारत लाया गया। तहव्वुर राणा ने मुंबई 26/11 अटैक के मुख्य आरोपी डेविड कोलमैन हेडली की मदद की थी। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने हमला किया था। इस हमले में कुल 175 लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। अप्रैल महीने में ही देश ने सबसे बड़ा दर्द भी झेला जब 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी।
आतंकियों ने पहलगाम में छुट्टियां मनाने गए पर्यटकों से नाम और धर्म पूछकर गोली मारी। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। दिन दहाड़े हुए इस आतंकी हमले ने देशवासियों की आंखें नम कर दी। मई 2025 की शुरुआत में ही भारत ने अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखा दी। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने 7 मई को पाकिस्तान पर हमला बोल दिया। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। 10 मई को जब पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए तो भारत ने पाकिस्तान पर रहम करते हुए सीज फायर कर दिया। मई महीने में ही पीएम मोदी ने मुंबई में वेव्स समिट यानी कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का उद्घाटन किया। इस समिट में फिल्म इंडस्ट्री से कई बड़े दिग्गजों के साथ साथ देश विदेश की कई बड़ी हस्तियां और इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल हुए। इस समिट का उद्देश्य मीडिया एंटरटेनमेंट में क्षमताओं को बढ़ावा देना था। जून में जारी आंकड़ों के अनुसार जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत का GDP 2028 तक बढ़कर $5.5 ट्रिलियन हो जाएगा और जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के चिनाब पुल का उद्घाटन किया। चिनाब का ये पुल विश्व का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है। 1315 मीटर लंबा ये आर्च ब्रिज भूकंप और हवा की हर स्थिति का सामना कर सकता है। इस पुल पर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के जरिए कटरा और श्रीनगर के बीच की यात्रा को सिर्फ 3 घंटे में पूरा किया जा सकता है। 12 जून को अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद विमान जब 650 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा तो उसने अचानक अपना नियंत्रण खो दिया। हादसे में विमान में सवार 242 में से 241 लोग और जमीन पर मौजूद कई लोग मारे गए थे। जून की ही 25 तारीख को भारत के ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कदम रखने वाले वो पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। जुलाई की शुरुआत डिजिटल इंडिया से हुई। 1 जुलाई को डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे हो गए। इन 10 सालों में दुनिया ने भारत को ग्लोबल डिजिटल गुरु बनने की राह पर दौड़ते देखा। पूरी दुनिया ने यह भी देखा कि रिमोट एरियाज के गांव भी डिजिटल हो सकते हैं। छोटे से छोटे कारोबारी भी डिजिटल पेमेंट से जुड़ सकते हैं। 28 जुलाई को 19 वर्ष की दिव्या देशमुख ने महिला वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया। दिव्या की इस उपलब्धि पर पीएम मोदी ने उनको बधाई भी दी। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। इस वर्ष की थीम थी नया भारत, जिसमें पीएम मोदी ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को दोहराया। 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, मेरा देश विकसित भारत बन के रहेगा। इससे पहले 2 से 15 अगस्त तक भारत में हर घर तिरंगा का अभियान भी चलाया गया। आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा बने इस अभियान से पूरा देश जुड़ गया था। अगस्त में भारत ने ओडिशा तट से इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम यानी कि IADWS का सफल परीक्षण करके डिफेंस के सेक्टर में एक बड़ी कामयाबी हासिल की। IADWS इंडिजिनियस डिफेंस सिस्टम में एक मील का पत्थर है। ये प्रणाली सुदर्शन चक्र मिशन की ओर एक मजबूत कदम है जो 2035 तक भारत को एक अजेय रक्षा कवच प्रदान करेगा। सितंबर में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO समिट में प्रधानमंत्री मोदी रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलते हैं। इस त्रिपक्षीय बैठक ने पूरी दुनिया में एक हलचल मचा दी। इस मुलाकात की दुनिया भर में चर्चा हो रही थी और इसे दुनिया का न्यू बैलेंस ऑफ पावर भी माना गया। 3 सितंबर को देश तब खुशी से झूम उठा जब मोदी सरकार ने GST में नए रिफॉर्म्स की घोषणा की। GST के नए रिफॉर्म्स के तहत 12% और 28% वाले GST स्लैब को हटा दिया और सिर्फ 2 ही GST स्लैब रखे गए, 5% और 18%। GST स्लैब को कम करने से आम भारतीय परिवारों की जेब पर पड़ने वाले बोझ कम हो गया। त्योहारी सीजन में भारतीयों को इस छूट का खूब फायदा मिला। फिर आता है 17 सितंबर। 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन मनाया गया।
देश के साथ पूरी दुनिया ने पीएम मोदी को बधाई दी। Modi ji, I wish you all the very best for your birthday. फिर अक्टूबर के महीने में एक तरफ जहां देश त्योहारों के जश्न में डूबा था, वहीं बिहार में चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। एक तरफ पूरे देश में दशहरा, दीपावली और छठ की धूम थी, तो दूसरी तरफ बिहार त्योहारों के साथ चुनावी शोर था। बिहार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा। नवंबर 2025 की शुरुआत खुशखबरी और विश्व में भारत के डंके से हुई। 2 नवंबर को भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर एक इतिहास रचा। नवंबर को राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में भव्य समारोह आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने साल भर चलने वाले राष्ट्रव्यापी उत्सव का शुभारंभ किया। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले पर हुए बम धमाके ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 10 नवंबर की शाम को एक आतंकवादी ने कार में बम रखकर खुद को उड़ा दिया। इस धमाके में 13 बेकसूर लोगों की मौत हो गई। जब इस हमले के आरोपियों की पहचान होनी शुरू हुई तो पूरा देश सन्न रह गया। देश ने पहली बार जाना कि डॉक्टर जैसे पवित्र पेशे से जुड़े लोग भी आतंकी वारदातों में शामिल हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक आतंक में शामिल डॉक्टरों का एक पूरा नेक्सस बेनकाब हुआ। 14 नवंबर को बिहार के चुनाव का रिजल्ट आया और बिहार के लोगों ने एक बार फिर डबल इंजन की सरकार को चुना। 20 नवंबर को नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ ली। भारत ने दिसंबर 2025 की शुरुआत दुनिया को अपनी ताकत दिखाने से की। 1 दिसंबर को भारतीय सेना के दक्षिणी कमान ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। चाइना ने इस परीक्षण पर जासूसी करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन भारत ने चाइना को चकमा देते हुए ये परीक्षण कर लिया और चाइना को कानो कान खबर भी नहीं हुई। 4 से 5 दिसंबर को रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर रहे। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन की ये पहली भारत यात्रा थी। पीएम मोदी ने खुद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। पुतिन की पीएम मोदी के साथ कार वाली फोटो पूरी दुनिया में जमकर वायरल हुई। पुतिन का भारत दौरा आर्थिक संबंधों, विशेषकर व्यापार को मजबूत करने पर था। फिर 1 से 19 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र चला और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम ये हुआ, जो मनरेगा स्कीम थी, मनरेगा को बदलकर VBG रामजी कर दिया गया। मतलब मनरेगा को अपग्रेड कर दिया गया। जी राम जी नाम आ गया, इसके लिए ये बिल लेके आए हैं। 125 दिन की गारंटी है, गारंटी। पहले मनरेगा में जहां 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, वहीं VBG रामजी के तहत 125 दिनों के काम की गारंटी होगी। यानी कि गांव के गरीबों को ज्यादा काम और ज्यादा पैसे मिलेंगे। दिसंबर महीने में ही एक और खुशखबरी आई इथोपिया से। इथोपिया ने पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया से नवाजा। अब तक दुनिया के कुल 29 देश पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कारों में सम्मानित कर चुके हैं। इस साल एक और अच्छी बात हुई। इस साल भारत ने दुनिया के 3 देशों यूके, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, लेकिन अपनी शर्तों पर। इंडिया ने अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को प्रोटेक्ट करते हुए ये डील की है। तो ये साल 2025 चुनौतियों से भरा, बदलावों से घिरा, लेकिन उम्मीदों से लबालब था। हमने जीत के जश्न भी मनाए और अपनों के खोने का दुख भी सहा। पर हिंदुस्तान की यही तो खूबसूरती है, हम गिरते हैं, संभलते हैं और फिर से दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। 2025 अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है, लेकिन इससे मिली सीख हमारे साथ 2026 में भी कदम रखेगी। आपके लिए इस साल की सबसे यादगार बात क्या रही, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए नो द नेशन, गरिमा के साथ। जय हिंद, जय भारत।